हेलो। रेडियो बूस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे। बहुत सारे मेंटल हेल्थ को लेकर, या कभी डॉक्टर्स आते हैं, या फिर कुछ ऐसी अचीवमेंट्स, ऐसी जर्नीज़ आती हैं हमारे यहाँ जो शायद हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर जाती हैं। और आज भी एक ऐसी ही जर्नी सुनने का हमें मौका मिलेगा, जो कि है मोनिका भडाना की, जो कि एक ऐसे जगह से निकल के आती हैं जहाँ शायद फ़ीमेल एजुकेशन भी बहुत स्ट्रगल होता है, पर उन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स करी हैं, ऐसी मुकाम को हासिल किया है जो आपको भी इंस्पायर करेगी और हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हमारे साथ हैं मोनिका भडाना। बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू। तो मोनिका, हम जब जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा बहुत हमें पता लगा आपसे कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है और आपने इसको अपना करियर चूज़ किया है। जी। तो प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए, इस जर्नी के बारे में प्लीज़ अपने बारे में। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगी। मेरा नाम मोनिका है, मोनिका भडाना। मैं एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, गुज्जर कम्युनिटी। सो मेरी जर्नी, जब मैं 14 साल की थी, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी, माउंटेनियरिंग की। एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मैं एक शो आता था, एक एपिक चैनल था टीवी पे। तो उस शो पे मैंने एक इंटरव्यू देखा हमारी इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल माउंटेनियर का, बचेंद्री पाल जी। तो उनका इंटरव्यू समहाउ मुझे एक लाइफ में एक शॉट दे गया, बोल सकते हैं। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। तो धीरे धीरे फिर मैंने उस चीज़ में एक अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया, चीज़ें और भी ज़्यादा ब्रॉडली देखने का कोशिश किया। बट हाँ, एज मिडिल क्लास जो हम फैमिलीज़ होती है और जो उनका माइंडसेट्स होता है कि पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा हो और बाकी चीज़ों पे इट्स अ सेकेंडरी थिंग। तो वी नीड टू फोकस फॉर आवर स्टडीज़। तो टिल 12th मैं उसमें कुछ भी अपना योगदान नहीं दे पाई माउंटेनियरिंग में। आई नीड टू कंप्लीट माई 12th एटलीस्ट। और 2020 से पहले तक तो मार्क्स बड़े मैटर करते थे कॉलेज एडमिशन्स में और इन सब में। तो तब तक तो 2020 तक तो मेरा मतलब यही फोकस था कि ठीक है, मतलब अपना 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं अपना कदम जो है माउंटेनियरिंग के लिए बढ़ाऊँगी। तो फिर 2022 में मैंने छोटे छोटे ट्रैक्स करने शुरू करे और उन ट्रैक्स से थोड़ी सी नॉलेज अपने लिए ग्रैब करने की कोशिश की, क्योंकि माउंटेनियरिंग जो है वो कोई भी फिज़िकल स्ट्रेंथ का गेम नहीं है खाली, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ का गेम भी है। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन। अगर आप किसी भी पीक पे जा रहे हैं या फिर नेचर में आप कहीं भी जा रहे हैं, तो नेचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। यू कांट प्रिडिक्ट नेचर। तो आप जा रहे हैं, अपने रिस्क पे जा रहे हैं, बट देर इज़ सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो वेल वी ऑन द पीक और वी आर ऑन द ट्रेल। तो हमें वो सारे चीज़ें अपने माइंड में सेटअप करके तब किसी भी पीक के लिए डिसाइड करना होता है। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने पहले सोचा कि चलो एक छोटे मोटे डे ट्रैक्स या 1 डे ट्रैक्स या 7 डे ट्रैक्स करने की करते हैं। उससे मैं अपना फिज़िकल और अपना मेंटल दोनों स्ट्रेंथ्स एक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो 2022 में मैंने कुछ ट्रैक्स करने शुरू करे और हाँ, वहीं से फिर जर्नी शुरू हो गई मेरी। कह सकते हैं कि वहाँ से जर्नी शुरू हुई है। तो जब आप 14 साल की थे तो आपने एक गोल सेट कर लिया था कि आपको ये करना है, जी। और आपने वो शायद बैक इन द माइंड उसको कॉन्शियस रखा कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है। जी। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट गोल, कि आपने क्या देखा था कि मुझे कहाँ जाना है? तो ठीक है, 14 साल पे मतलब एक बच्चा है जो माउंटेनियरिंग वर्ड तो पहली बात तो मैं माउंटेनियरिंग भी वर्ड नहीं जानती थी उस टाइम पे। इट्स जस्ट अ माउंटेन। और लोकल भाषा में या फिर एक हिंदी भाषा में बोले तो पहाड़। पहाड़ मेरे जहन में सिर्फ माउंट एवरेस्ट था और मैंने उसी का नाम सुना था। तो मेरा गोल जो था और है, माउंट एवरेस्ट ही बना था 14th की एज में। फिर उसी पे मैं काम करना शुरू किया, उसी पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया, इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए। हमारी जो फीमेल्स हैं, इंडिया की फीमेल्स हैं, और जो मेल्स भी हैं, उनके इंटरव्यूज़ उनको फॉलो करना शुरू किया। पहले तो मतलब तब तो मैं बहुत छोटी थी, तो इंस्टाग्राम और इन सब का एक्सेस तो नहीं होता था। तो यूट्यूब्स पे या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे सर्च करके मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी।
तो मेन स्टार्टिंग गोल मेरा एवरेस्ट ही बना है और अब तक भी एवरेस्ट ही है। तो और आपने किन को उस टाइम पे अपना कह सकते हैं मेंटर मान लो, या फिर किससे आप इंस्पायर हुई? ऑफ कोर्स बचेंद्री पाल जी, उनके इंटरव्यू से ही मैं इंस्पायर भी हुई हूँ। और मैंने उनके एक इंटरव्यू में ये चीज़ सुनी थी उन्हीं के मुंह से कि वो उनके लिए कोई गोल नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ों की ही बेटी हैं, पहाड़ों में ही रही हैं। तो वो उनके लिए एक डेली का दौर था कि पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों में वहीं से अपना व्यापन करना, लेके आना चीज़ें या लेके जाना सारी चीज़ें। तो बट उन्होंने बोला कि वो हमारे दिमाग में, उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ये थॉट आया था कि एवरेस्ट को सबमिट करना। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग हो गई थी उस टाइम पे कि व्हाट इज़ माउंटेन, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैं ही नहीं, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो पिकनिक्स या फिर समर हॉलीडेज़ या दिस इन काइंड इन तरीके की चीज़ों पे जाते नहीं हैं। और मैंने भी कभी दिल्ली से बाहर की दुनिया देखी नहीं थी उस टाइम तक, क्योंकि फादर साहब जो थे वो अपने काम पे और अपने बिजनेस पे, घर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे, तो उनका घूमने का भी इतना शौक़ नहीं था, मतलब फैमिली को लेके घूमने का शौक़ नहीं था। तो हम कभी बाहर गए नहीं, तो एक वो फैंटेसी भी थी कि पहाड़ों की दुनिया कैसी होती है। तो इसको लेके मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और बचेंद्री जी को मैंने अपनी इंस्पिरेशन बना लिया। एक कॉज मिल गया मुझे कि इनको लेके ही मैं फतह हासिल कर सकूँ एवरेस्ट पे। ओके, तो इस पहाड़ों की दुनिया में आप कौन कौन से पहाड़ों पे कदम रख चुकी हैं, कौन कौन सी पीक्स आप क्लाइंब कर चुकी हैं और इनमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे? अभी रिसेंटली मैं 7 समिट्स जो हैं उन पे फोकस कर रही हूँ, 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पे फोकस कर रही हूँ। सो जिसमें मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो को नवंबर में ही फतेह किया था, 2024 नवंबर। और सेकंड पीक मैंने माउंट एल्ब्रूस, जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, उसको फतेह किया है अभी रिसेंटली, जस्ट 25 को मैं वापस आई हूँ वहाँ से। तो अभी ये 2 पीक्स हो चुकी हैं, बाकी फोकस अभी आगे 5 पीक्स का है और नेक्स्ट मेरा फोकस जो है वो एवरेस्ट है। तो इनमें जब आप जैसे क्लाइंबिंग के दौरान क्या क्या कठिनाई आपने फेस की और फिर कैसे उनको ओवरकम किया, क्योंकि कठिनाइयाँ तो आती हैं और बिल्कुल माउंटेनियरिंग ऐसी कोई हंसी खेल तो है नहीं, तो उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट मोर थिंग कि कॉन्टिनेंट्स, हर कॉन्टिनेंट की जो पीक्स हैं उनका ऑब्वियस दीज आर नेचर्स, बट वी कांट से कि दोनों पीक्स का एक्सपीरियंस जो है वो सेम है। एग्जैक्टली नहीं, अफ्रीका एक वाइल्ड लाइफ कॉन्टिनेंट है पूरा, और तंजानिया जो कंट्री है उसमें वो पीक पड़ती है। तो वो पूरा वाइल्ड लाइफ को घेरे हुए है, और जो पीक है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना है। It's a non-active volcanic eruption, like peak right now, volcano right now. So yes, experience obvious सी बात है, बहुत hard भी रहा और बहुत challenging भी रहा। मैं अपना स्टार्टिंग एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं अपना एडवांस कोर्स कर रही थी, सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो मैंने कश्मीर से 2024 में अगस्त में अपना माउंटेनियरिंग कोर्स जो है, एडवांस कोर्स जो है, सेकेंड लेवल, वो कंप्लीट किया। तो उस दौरान, हम कोर्स के दौरान ही हम कुछ दोस्त थे, तो हमने डिसाइड किया कि डिस्कशंस में ही कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है माउंटेनियरिंग सिर्फ कोर्सेज पे नहीं रुकता है, या फिर माउंटेनियरिंग ही नहीं, हर एक स्पोर्ट्स सिर्फ कोर्स करके ही नहीं रुकता है, उसके बाद हमें फील्ड में उतरना होता है। तो हमारा सबके नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे थे कि हम लद्दाख में कोई पीक करेंगे, हम यहाँ कोई पीक करेंगे, हम वहाँ कोई पीक करेंगे। तो हम 2-3 फ्रेंड्स थे, हमने डिसाइड किया कि विल डू अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, दैट इज़ किलिमंजारो। ओके।
तो वहाँ से हमने शुरू किया, अपना प्लानिंग करना शुरू किया। और सितंबर में मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके आई हूँ। और हमने प्लान किया कि हम नवंबर आफ्टर दिवाली हम वो पीक के लिए जाएंगे। तो हमारे पास 2 ही महीने थे प्रिपेयर करने के लिए फुल्ली, और ज़ीरो एक्सपीरियंस, बिकॉज ट्रैकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट गोइंग ऑन अ एक्सपीडिशन विच इज़ मोर देन 4,000 और 5,000 मीटर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और हाई एल्टीट्यूड पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे नहीं करेगी, वो हमको किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि सब न्यू कमर है एक तरीके से। तो हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन सबके दिमाग में, सबके मन में एक डर बैठा होता था, या फिर कह लो झिझक भी होती थी कि कैसे होगा, फाइनेंशियली हम कैसे एक दूसरे को मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, या फिर पैसा कहाँ से आएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे तैसे समहाउ करके मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपने समाज के सामने मैं अपने आप को लेके आई थी उस टाइम, कि मैं एक ऐसे स्पोर्ट्स में हूँ, एक माउंटेनियरिंग क्या है, वो फर्स्ट टाइम मेरी कम्युनिटी के सामने मेरे थ्रू आ रहा था, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे इन्वायरमेंट में हैं। तो एक तो उनको समझाना और उनको कन्विंस करना कि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट, it is a sports and it requires a lot of physical strength, mental strength and lot of supports, जो बाकी स्पोर्ट्स में लोग एज्यूम करते हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किया जाए सपोर्ट। कबड्डी हो गए, जो बहुत कॉमन स्पोर्ट्स है, तो ऐसे ही मैं भी एज्यूम कर रही थी कि मुझे भी सपोर्ट किया जाएगा। और कुछ स्तर पे थोड़ा बहुत मुझे नाकामयाबी मिली, लेकिन जैसे मैं अपने समाज के सामने गई, अपनी कम्युनिटी के सामने गई, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्पॉन्सर्स क्या होते हैं, फंडिंग्स कहाँ से आती है। तो जैसे ही मैं अपने समाज के सामने गई, तो समझ तो उन्हें भी प्रॉपरली नहीं आया कि क्या है ये चीज़, क्योंकि माउंटेन्स चढ़ना और उसे एज अ स्पोर्ट्स मानना, ये बहुत अलग चीज़ है। तो बट हाँ, मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग पैशन या फिर एक एनर्जी बोलो, मैंने उनको जिस तरीके से अपनी चीज़ें कन्वे करी, या अपना ड्रीम कन्वे किया, अपना पैशन कन्वे किया, समहाउ मेरे आसपास के लोग, मेरे गांव के लोग जो मेरे आसपास रहते हैं या मेरे गांव में जो रहते हैं, मैं एक पलवल से बिलोंग करती हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ पे गांव के लोग सब बड़े इंटरेस्टेड लगा उनको ये टॉपिक कि ये क्या है। तो बहुत उन्होंने सपोर्ट मुझे दिया, और अपनी तरफ से जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, एक समाज की बेटी के लिए, या फिर ठीक है एक वो लड़की के लिए ही सही, तो वो बड़ा एक सराहनीय था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कम्युनिटी मेरे लिए उस टाइम पे स्टैंड करेंगी। और ये बहुत अच्छी बात है हाँ। कि जिस जगह से आप आती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे, और आपको सबने सपोर्ट किया, तो ये काबिल तारीफ जी, मतलब क्योंकि मैंने अपने आसपास ही ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं अपने आसपास के घरों में या गांव में लड़कियों के साथ, जो सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे उन इंसिडेंट्स के बाद एक डाउट तो मन में डाउट तो रहेगा ही कि क्या पता समहाउ मुझे वो सपोर्ट ना मिले। तो एक इंसिडेंट था कि मैं मतलब मेरी ही पास के घर में एक लड़की रहती थी, तो और तब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दिल्ली में ही हुई हूँ, लेकिन हमारा आना जाना होता है गांव में, फेस्टिवल्स में, तीज त्योहारों में जाते हैं, दिवाली होली सब पे। तो वहाँ पे उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसकी पहली बात तो उसे उसके गांव के बाहर पढ़ने ही नहीं जाने दिया गया। जो गांव में ही गवर्नमेंट स्कूल्स थे 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक, उन्हीं स्कूल्स में पढ़ाया गया, और ना ही प्रॉपर स्कूल्स फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन 10वीं के लिए फिर गांव से बाहर जाना, 10वीं और 12वीं के लिए तो नहीं जाने दिया। बट
गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल एज CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल किसी ने ओपन किया था। तो उस स्कूल में उसने 10वीं की, 2 साल पढ़ के। फिर उसने ओपन से 12वीं की, और लास्ट में पता चलता है कि वो जो स्कूल था वो भी रिकॉग्नाइज नहीं था CBSE से। ये सारे इंसिडेंट, और फिर उसके बाद जब जैसे तैसे करके उसने 12th अपनी कंप्लीट की, और जब उसने अपनी कुछ डिमांडें रखी कि भाई मुझे और पढ़ना है, तो उसी की आंखों के सामने उसके भाई के द्वारा उसकी जो सर्टिफिकेट है, उसकी जो पासिंग मार्कशीट है, वो फाड़ दी गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था देखने में भी, और दुख हुआ देख के कि अभी भी समाज में जो एक पेट्रियार्की सिस्टम है वो बहुत स्तर पे ऊपर है, बहुत स्तर पे हाई है, और वी हैव टू एक्सेप्ट कि पेट्रियार्की इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। और मतलब मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकती, बट स्टिल लड़कियों के लिए इतना अभी भी बाउंड्रीज़ है, और फिर उन बाउंड्रीज़ को तोड़ के मैं एक ऐसे ड्रीम को परस्यू कर रही हूँ जहाँ पे अकेले रहना भी पड़ता है, जहाँ पे नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, एक्सपीरियंस अकेले गेन करना पड़ता है, कोई सपोर्ट करने के लिए मदर नहीं होगी, फादर नहीं होंगे, ब्रदर या सिस्टर नहीं होंगे, खुद कुक करना, खुद उस जर्नी को परस्यू करना। तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, और बहुत खुश भी हुई कि मुझे कम्युनिटी ने उस टाइम सपोर्ट किया। बिल्कुल, आपकी जर्नी इंस्पायर करेगी और लोगों को। मेरी दिल्ली तमन्ना तो यही है। क्योंकि पलवल से फिर आप जब पहली बार आपने कहा, मतलब कन्विंस करा होगा अपने पेरेंट्स को कि मुझे अफ्रीका जाके मुझे ट्रैक करना है, माउंटेनिंग करनी है, तो वो किस तरह से आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के? क्योंकि हो सकता है शायद उन्होंने भी एक बार को तो मना करने की कोशिश करी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, बट मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली जितना मेरे लिए सपोर्टिव रही हैं, और मैंने अपने फादर को 2016 में आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट होके, और जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, बाहर का समाज नहीं देखा, कभी बाहर काम करने नहीं गई, और उन्होंने अपने बलबूते पे मुझे बाहर भेजा, और मेरे ड्रीम को एक ड्रीम समझा, मेरे पैशन को एक पैशन समझा, ना कि उस पर ऑब्जेक्शन उठाया या फिर क्वेश्चन किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मतलब उन्होंने कभी भी मुझे मेरे चीज़ों को करने से रोका नहीं या क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, फैमिली हर कोई फैमिली करती है जब भी, या फिर आपने भी अपना कोई प्रोफेशन चूज़ किया होगा, या किसी ने भी अपना कोई प्रोफेशन चूज़ किया होगा, तो फैमिली बैठ के डिस्कस तो करती है कि बेटा क्यों, दैट क्यों क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि फैमिली को सेटिस्फाई करना और फैमिली को वो चीज़ एक्सप्लेन करना हमारी जिम्मेदारी है। वी आर दो चाइल्ड जिनकी फ़िक्र फैमिली को भी है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, और बेशक वो आपका पैशन है या कुछ भी है, लेकिन आपके लिए वो सही है इन फ्यूचर या नहीं, वो पैसा कमा के देगा इन फ्यूचर या नहीं। तो ये एक छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आए थे मुझे भी, और लेकिन मेरे इमोशंस मेरे पैशन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब मैं प्रैक्टिकली उन चीज़ को सोच के देखा, तो मुझे लगा भी कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी सही हैं कि इनसे पैसा कैसे आएगा। लेकिन धीरे धीरे फैमिली को फिर समझाया भी, उनको कन्विंस भी किया, उनको समझ भी आया कि ये एडवेंचर फील्ड काफ़ी बड़ी है, और जिस तरीके से मैं इसमें कदम रख रही हूँ, और जैसे मेरी एनर्जी है और जैसा मेरा पैशन है, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो करके निकलूँगी ही उससे। तो मेरी फैमिली कन्विंस हो गई थी इजीली, ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कम्युनिटी को के पर्सपेक्टिव को लेके चलूँ तो जो आसपास के लोग थे वो फैमिली को बड़ा, मतलब एक तरीके से उनके लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे थे कि बेटी घर से बाहर जा रही है, और पहले बेटी को कश्मीर रहने दिया क्योंकि मतलब मैं स्कीइंग कोर्सेज मैंने किए थे, और मैंने नेशनल्स में स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है कश्मीर में स्की माउंटेनियरिंग में। तो और फिर उससे पहले मैं हिमाचल गई हूँ, वहाँ से मैंने अपना पैराग्लाइडिंग कोर्स किया है। आई एम अ सोलो पैराग्लाइडिंग पायलट ऑल्सो।
तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लेके फैमिली को बहुत ज़्यादा ऐसे रोका जाता था कि बेटी कहाँ जाएगी, क्या मतलब है क्या ये चीज़ और क्या नहीं है, क्यों भेजा जा रहा है। तो ये सारे शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फैमिली को आते थे, लेकिन आई एम सीरियसली ब्लेस्ड कि फैमिली ने कभी मुझ तक वो सवाल जो है आने नहीं दिए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया मुझे, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो हाँ, अफ्रीका तक जाने की जो जर्नी थी वो तो मेरे लिए शॉर्ट हो गई थी, लेकिन छोटे छोटे चीज़ें अफ्रीका के मतलब जब वो पहाड़ को चढ़ने गई तो उस बीच भी बहुत सारी इंसिडेंट्स मेरे साथ हो गए, जिसमें एक था कि मैं पहले ग्रुप के साथ जा रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी, बट समहाउ एक ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि मुझे अकेले जाना पड़ा अफ्रीका। और कितना ही इंडिपेंडेंट वुमेन बन लो और कितना ही आप पैशनेट हो जाओ, लेकिन घर से बाहर किसी अदर स्टेट में जाना, लेकिन अपने ही देश में रहना बहुत आसान है, लेकिन वही अकेले किसी दूसरे देश में जाना जहाँ आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, या फिर कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है, कल्चरल गैप इतना बड़ा है, प्लस आपको उस देश का ज़ीरो भी मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है उस देश के बारे में। तो ठीक है, जोग्राफिकली चीज़ें होती है, बट स्टिल तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि अकेले अफ्रीका जाके फिर सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज करना और फिर अपने ट्रैक को कंप्लीट करके वापस भी आना, क्योंकि मैं स्पॉन्सर्ड थी। और स्पॉन्सरशिप के बाद अगर आप उस ट्रैक को, और ये मेरा पहला कदम था एक मेरी जर्नी के लिए, और मैं अगर उसको वापस सबमिट करके नहीं आती तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता, और शायद कम्युनिटी मुझ पर कभी ट्रस्ट भी नहीं कर पाती, मेरे पैशन पे, मेरे ड्रीम्स पे। तो एक ये इंसिडेंट हुआ, फिर धीरे धीरे चीज़ें, अब मैं जब ट्रैक मेरा शुरू हुआ, सो देर इज़ अ रूट, मंडारा रूट वी कॉल दैट, डिफरेंट रूट्स हैं पीक्स के, तो मैं मंडारा रूट से गई हूँ और 5 दिन की जर्नी रही है वो, जो ट्रैक की जर्नी है, एंड होल जर्नी वॉज फॉर 7 days 1 week। तो 5 दिन मुझे जाके चढ़ के फिर वापस नीचे आना, तो 5 दिन की जर्नी, और उसमें फिर वहाँ इंडियन कोई नहीं। हम किसी भी देश में जाते तो अपने परिवार को नहीं ढूंढते, हम अपने देश के लोगों को ढूंढते हैं, बिल्कुल, कि हमारा देश का कोई भी मिल जाए तो वो फिर हमारे लिए परिवार ही बन जाता है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम इमोशनली एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, कल्चरली एक दूसरे के डिफरेंसेस को जानते हैं, बॉन्ड्स हैं, रिलीजियसली हम बहुत डाइवर्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्शन ढूंढ ही लेते हैं फिर, अगर अपने देश का कोई भी मिल जाता है तो मेरा भी थोड़ा ऐसा ही दिमाग में था कि कोई तो मिले, अगर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग वहाँ पे आए थे, क्लाइंबर्स आ रहे थे, लेकिन इंडिया का कोई दिखा नहीं। बट लकीली 2nd-3rd डे पे मुझे एक इंडियन मिल गए वहाँ पे, और 1-2 दिन वो मेरे साथ उन्होंने ट्रैक किया, तो चीज़ें फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी शॉर्ट होना शुरू हो गई, मेरा माइंडसेट जो था वो काम होना शुरू हो गया, एंड हाँ, जर्नी अच्छी रही, बट बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से गुजर के जाना, ट्रैक तो ठीक है, लेकिन आप जब बेस कैंप से ऊपर डायरेक्ट 2000 की एक पूरी पीक को क्लाइंब करके वापस बेस कैंप पे आते हैं, सो इट्स अ बिट ऑफ हार्ड चैलेंज फॉर अ पर्सन हु इज़ अ बिगिनर काइंड ऑफ। तो बेस कैंप इज़ समथिंग अराउंड 4200 मीटर, और जो पीक की हाइट है वो 5800 समथिंग। तो वो पूरा 2000 मीटर का गैप इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। तो अब मैं मोस्टली ऐसा हो जाता है माउंटेन्स पे कि बेस कैंप में हो या फिर हाई एल्टीट्यूड में हो, 4000 से अबव हो, आप कहीं पे स्टे कर रहे हो, तो आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज अच्छे से नहीं हो पाती। एक्लिमेटाइज इज़ अ वर्ड, कि आपकी बॉडी जो है उस इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाती।
अभी हम सी लेवल पे हैं तो हमारी बॉडी उस हिसाब से ढली हुई है। अगर लेकिन थोड़ा ही मौसम में चेंज होता है तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो हाई एल्टीट्यूड इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाके आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी रिएक्शन बहुत डिफरेंट हो जाता है। आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन को लेना कम कर देती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उस मेरे साथ भी हुआ। ऑल्दो मैं 2-2.5 साल उससे पहले कश्मीर में रही, एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी रही, लद्दाख भी रही, ट्रैक्स भी किए 4000 के। बट थोड़ा कॉन्फिडेंट थी अपने ऊपर कि ठीक है, मैं मेरी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी, और हो रही है क्योंकि 5-4 दिन मुझे ऑलरेडी हो चुके थे वहाँ उस जोन में। बट मुझे बेस कैंप जिस दिन मेरा सबमिट था, सबमिट हम शुरू करते हैं रात को 12 बजे से या फिर 2 बजे से सबमिट शुरू होता है। हमेशा रात को ही सबमिट शुरू किया जाता है। तो मेरा जब सबमिट था और मुझे उससे पहले एक प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट देना था, 4 से 5 घंटे की एक स्लीपिंग साइकिल होनी चाहिए थी, ताकि मेरी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे ऊपर चढ़ने के टाइम और एनर्जी रहे। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं सो ही नहीं पाई। मतलब उस पूरे टाइम पीरियड में ना तो मैं रेस्ट ले पाई, मेरा माइंड वाज लाइक ऐसे कि थॉट्स नहीं रुक रहे हैं। एक डर भी था कि क्या होगा सबमिट नहीं हुआ तो। इट्स अ कॉमन थॉट्स किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी क्लाइंबर के लिए। तो ऐसी चीज़ों, और मुझे लगा कि ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है कोई बात नहीं, नींद नहीं आई। मैं 1 घंटे मैंने कोशिश की रेस्ट करने की, और फिर हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मैं टॉप पे पहुंची तो मुझे एएमएस ने हिट किया। एएमएस इज़ अ डिजीज़ ऑन हाई एल्टीट्यूड विच वी कॉल हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो इट्स एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि सरल भाषा में बताऊं तो आपके माइंड में या फिर आपके लंग्स में पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपरली एक्लिमेटाइज बॉडी, और या फिर आपकी ब्रीदिंग जो आपकी ऑक्सीजन है वो कम होना। तो इन सब सिम्टम, इन सब कारणों के वजह से आपको एएमएस हिट हो जाता है। तो वो जो स्लीप, और एक इसका सिम्टम भी ये है कि आप सो नहीं पाते हाई एल्टीट्यूड पे। तो वो जो रात का इंसिडेंट जो हुआ वो सिम्टम था मुझे एएमएस हिट होने का। तो वहाँ पे नो रेस्क्यू, कोई हेल्प नहीं, कोई चॉपर सर्विस नहीं थी, कोई रेस्क्यू नहीं था। तो मैं वहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट जो है बेहोश रही। मेरे साथ मेरे 2 गाइड्स थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप किसी पे भी कुछ भी ब्लेम नहीं डाल सकते। ये आपकी खुद की चॉइस है, और आप सारे कंसेंट फॉर्म्स और सारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स साइन करके चलते हैं कि अगर ट्रैक के दौरान या फिर एक्सपीडिशन के दौरान आपको कुछ भी होता है तो कंपनी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो गाइड्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मुझे वहाँ से कंधे पे उठा के नीचे नहीं ला सकते थे। इट्स समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर आई वाज स्टैंडिंग। तो बट फॉर्चुनेटली 5-7 मिनट बाद मुझे होश आया। उन्होंने वहीं वेट किया। बहुत थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि अफ्रीका के जो हॉस्पिटैलिटी है और जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्टेड है इंडिया जैसा ही। तो लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत सपोर्टिव भी है, हेल्प करते हैं। तो वो उतने टाइम तक वहीं रुके रहे और उनको भी फिक्र थी। तो 7-8 मिनट बाद मुझे होश आया, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने समहाउ जैसे तैसे कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर मैं वापस आई। तो ये पूरे 7 दिन की जर्नी थी, जिसमें इमोशनल चैलेंजेस भी बहुत आए थे, फिज़िकल चैलेंजेस भी बहुत आए थे। लेकिन जब कुछ आप डिसाइड कर लो या अपने दिमाग में एक ऊर्जा भर लो कि हमें एक चीज़ को हासिल करना है, तो उस टाइम पे चैलेंजेस भी आपको चैलेंजेस नहीं लगते हैं। वो आपको लगते हैं कि आप हर एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं उसी ऊर्जा से।
तो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है वो चैलेंजेस को। तो आप वो जो गिव अप वाली फीलिंग है उसको किस तरह से आप फिर उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करती थी? वो गिव अप वाली फीलिंग, एक तो डर था बहुत कॉमन इमोशन, कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे दोबारा भरोसा नहीं किया जाएगा मेरे ऊपर, या फिर कम्युनिटी के द्वारा, या फिर मेरी फैमिली के द्वारा ही, कि मैं इन फ्यूचर इसमें कुछ कर सकती हूँ। एक टैब्यू बन जाता है। जी। तो एक वो डर था जिससे मैं अपने आप को बढ़ाई जा रही थी। और दूसरा शायद मैं अपना एक इनसाइड एक एनर्जी बोलूँगी, तो मेरे लिए मतलब मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर एक ऐसी अलग ऊर्जा होती है जब मैं माउंटेन्स के बारे में सोचती हूँ। तो वो धीरे धीरे फिर वो गिव अप वाली फीलिंग मोटिवेशन में आ ही जाती है। और मैं बोलूँगी इसको मेरे लिए बेस्ट थिंग है ये एनर्जी, जो मुझे कुछ करने में इनकरेज कर देती है। ओके, तो माउंटेनियरिंग में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर चुकी हैं और लगभग एक एवरेज इंसान को कितना टाइम लग जाता है इसको स्टार्ट करने में? ओके, सो माउंटेनियरिंग में मैं कोई भी टाइम लिमिट नहीं ऐड कर सकती, ओके। क्योंकि पहली बात तो माउंटेनियरिंग हम एक स्पोर्ट्स में कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, हम माउंटेनियर्स जो हैं, हम क्लाइंबर्स जो हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स से बढ़कर बहुत कुछ है। क्योंकि बाकी अदर स्पोर्ट्स जो हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी स्पोर्ट्स जो है वो माउंटेनियरिंग के लेवल से कम है, या फिर उसमें उतनी डेडिकेशन, उतना फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइसेस नहीं लगती, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आप अदर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग में मैं नहीं समझती कि कोई एक्सपर्ट बन सकता है। एक्सपीरियंस गेन कर सकता है सिर्फ, जितना आप टाइम उसमें दोगे, जितना माउंटेनियरिंग में, जितना पीक्स के ऊपर या माउंटेन्स के ऊपर आप टाइम दोगे, वो आपके लिए ही बेहतर है। तो मैंने अपनी जर्नी 2022 में शुरू करी थी और 2025 चल रहा है, अभी भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 3 साल मुझे इस जर्नी में अपने में हो गए हैं, और सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं, अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी मैं कवर कर रही हूँ, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग। तो और मैं अपने आप को माउंटेनियर नहीं कहती हूँ, क्योंकि अभी माउंटेनियरिंग में मैंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया नहीं है। 2 पीक्स तो चढ़ ली आपने। पर एक ये 2 पीक सिर्फ सीढ़ियाँ हैं शुरुआत की। बहुत बढ़िया। तो माउंटेनियर्स के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जितना वो उस फील्ड में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही वो माउंटेन्स को और अपनी बॉडी को सिर्फ जानना ही मतलब महसूस कर पाएंगे, या फिर जान ही पाएंगे। तो टाइम लिमिट, देयर इज़ नो टाइम लिमिट इन माउंटेनियरिंग। ओके। और कश्मीर में आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम तक की थी जो आपने इन्वेस्ट करी? ओके, सो मैं 2023 में मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था। सो आई विल गिव यू अ शॉर्ट काइंड ऑफ नॉलेज कहाँ कहाँ से माउंटेनियरिंग कोर्सेज हो सकते हैं। ओके। तो इंडिया में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो माउंटेनियरिंग कोर्सेज सब्सिडाइज्ड कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। सब्सिडाइज एज इन कि कुछ हाफ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट डिफेंस लगाती हैं, और हाफ अमाउंट आपको पे करना होता है। तो कुछ एक हिमाचल में है, अभिमास करके, एक दार्जिलिंग में है, एक उत्तरकाशी में है, और एक कश्मीर में है। तो ऐसे ही करके 4 से 5 इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं। तो मैंने कश्मीर में अपना कोर्स जो है वो किया था, और वो पूरा एक 28 दिन का कोर्स हुआ था। ओके। बेसिक जो कोर्स है, जिसमें रॉक क्राफ्ट आपका इंक्लूड होता है, आपका आइस क्राफ्ट इंक्लूड होता है, आपकी थ्योरीज इंक्लूड होती हैं, एंड प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। ओके। तो ये पूरा एक 28 दिन का कोर्स होता है, जो वहीं इंस्टीट्यूट में रह के करना होता है। तो 28 दिन मैंने वहाँ इंस्टीट्यूट में दिए 2023 में, और सेम एडवांस कोर्स में 2024 अगस्त में वो 25 दिन का कोर्स था, जिसमें बेसिक को और रिफाइनरी तरीके से एडवांस में बताया जाता है, कुछ और टेक्निक्स ऐड ऑन करके वो कोर्स कंप्लीट होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेडिंग वाला प्रोसेस,
जहाँ पे बेसिक में अगर आपको आपका अल्फ़ा ग्रेड आता है, ए ग्रेड आता है, तो ही आप एडवांस के लिए परस्यू कर सकते हैं। ओके अगर आपको अल्फ़ा से कम मतलब बी ग्रेड आ गया तो आप एडवांस के लिए परस्यू नहीं कर सकते, आप Okay. एडवांस कोर्स नहीं कर सकते। बेसिक एजुकेशन का क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? तालमेल कैसे बिठाया फिर उसमें? हाँ, ये थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही थी 2020 से, और लॉकडाउन का टाइम था, तो ऑनलाइन बेस्ड सारी क्लासेस होती थी। ओके और 2022 तक थोड़ा जो Cool होना था। कूल हो गया था कोविड का टाइम, तो 2022 तक मैं अपनी सेकेंड ईयर में थी। लेकिन हाँ, बीच बीच में ट्रैक्स करना या फिर कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना। कोर्सेज़ तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही किए हैं, लेकिन ट्रैक्स का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम ही लिया है। तो शॉर्ट ऑफ हाँ, चैलेंजिंग थोड़ा था, थोड़ा स्ट्रगल वाला फेज़ भी था कि हाँ, कैसे पढ़ाई को मैनेज करूँ और कैसे फिर अपना प्रोफेशन को भी मैनेज करूँ। एग्जैक्टली। तो क्योंकि घर वालों को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के मामले में भी मैं अपने ग्रेड्स कम नहीं कर सकती, तो किया जैसे तैसे। सो आर यू अ टॉपर और या फिर? नो नो, आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नॉट अ बैक बेंचर, आई एम अ एवरेज स्टूडेंट। ओके अपने कॉलेज टाइम में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 12th तक थोड़ी ठीक ठाक थी, सेकंड थर्ड पोजीशन आ गई थी स्कूल्स में। तुम कह रहे हो यार बैक बेंचर? मैं अब बैक बेंचर धीरे धीरे करके सीट पीछे होती गई मेरी। हाँ, मेरा थोड़ा उल्टा रहा है। मैं थोड़ा 10वीं के बाद अपना स्तर थोड़ा बढ़ाया एजुकेशन में, फिर ग्रेजुएशन में आके थोड़ा कम हो गया। और आप और बढ़ाती जा रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद भी। जी, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे जैसे हम इस तरह का अगर कुछ अलग करना चाहें माउंटेनियरिंग के लिए, तो बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं कि कैसे जब आपने कहा कि स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत होती है और इतना वाइडली रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है ये, जी, तो कैसे करके उन फाइनेंशियल चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं और कौन कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, पहले आप वो बताइए। माउंटेनियरिंग में सबसे पहला जो आपका एक फाइनेंशियल चैलेंज आएगा वो कोर्स का ही होगा। ओके। ओके क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो जब मैंने अपने टाइम पे कोर्स किया था, 2023 में कोर्स किया था, बहुत लंबा समय नहीं हो गया, मैं भी अपने टाइम पे आ गई। तो जब आत्माराम भीड़ है हमारे ज़माने में। तो मैंने जब 2023 में कोर्स किया था, तो उस टाइम कुछ 22,000 का मेरा बेसिक कोर्स हुआ था। ओके ओके। तो 22,000 कहने को तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है अगर कुछ लोग कहें तो, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए है। तो फाइनेंशियल चैलेंज तो कोर्स के साथ ही दौरान ही शुरू हो जाता है कि 22,000 का बेसिक करना, फिर वही 24-25,000 का, और अब तो शायद थोड़े बढ़ भी गए हैं कोर्सेज़ के प्राइजेस, एडवांस करना। तो ये है, लेकिन शॉर्ट ऑफ नॉलेज और शॉर्ट ऑफ अवेयरनेस लोगों को अभी पता नहीं है इंडिया में, खासकर जो 2 टायर 3 टायर सिटी एरियाज़ में हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं या फिर गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, तो उनको तो ज़ीरो नॉलेज है माउंटेनियरिंग के बारे में। बहुत बहुत कम लोग होंगे जिनको माउंटेनियरिंग का मतलब ये पता होगा कि ट्रैक्स करने जा रहे हैं, बट माउंटेनियरिंग इज़ डिफरेंट एंड ट्रैक्स आर डिफरेंट थिंग। तो इसमें कैसे करके कोई आगे बढ़ सकता है? ऐसे अर्निंग इसमें है कि नहीं है? सर, अर्निंग है, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे मैं नहीं बोल सकती कि आप अर्निंग कर पाएंगे। ओके। कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब्स या कुछ ऐसा प्रपोजल्स नहीं है डायरेक्टली गवर्नमेंट के एग्जैक्टली, थ्रू। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द मिडिल हाँ, क्लास। तो जो लोग अर्निंग करते हैं वो या तो थोड़ी बहुत नॉलेज लेके बेसिक एडवांस कोर्स करके फिर अपने एक एजेंसी खोल लेते हैं, ट्रैकिंग एजेंसीज, तो यहाँ से शॉर्ट ऑफ स्टार्टअप से और बिजनेसेस से अर्निंग्स होती है। लेकिन कंपनीज जो हैं हमारे मतलब इंडिया में जो जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जो CSR फंड्स हैं उनको यूज़ करके जो क्लाइंबर्स हैं वो स्पॉन्सर होके पीक्स भी करते हैं और कोर्सेज़ के लिए भी स्पॉन्सर हो जाते हैं, बट इट शॉर्ट ऑफ लक आई कॉल, कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है।
ओके। तो हर कोई उस स्पॉन्सरशिप फंड का एक तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, उससे मिल नहीं पाता। तो कोर्सेज़ तो मैंने भी अपने ही पैसों से किए। मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप जो है उसमें मैं जॉइन हो गई थी। ओके। मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया उसमें कुछ समय तक। तो वहाँ से थोड़ा जो भी पैसा आता था उससे मैंने अपने कोर्सेज़ कंप्लीट किए, कुछ फैमिली सपोर्ट करती थी। तो ऐसे ही चैलेंजेस से कोर्सेज़ हुए हैं। लेकिन ये एक डिमोटिवेशन नहीं है कि फाइनेंशियली अगर कहीं से सपोर्ट नहीं है तो बच्चा कैसे करेगा। अगर आप ऑब्वियस एक किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे तो आपको ही स्ट्रगल और मेहनत करनी होती है, फाइनेंशियली भी फेयर इनफ। एंड सोसाइटल भी एंड लाइक हर तरीके से। तो अब किसी भी चीज़ में है तो आपको फाइनेंशियली इनिशियल स्टेज पे तो वो आपको लगाना ही होगा पैसा। फिर उसके बाद जब आप रिकॉग्नाइज्ड होने लगेंगे तो कंपनीज़ भी ऑफ़र करती हैं स्पॉन्सर्स। कंपनीज़ अपने किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर्स भी बना लेती हैं। तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग जर्नी है। मैं भी अभी उस जर्नी में नहीं हूँ। मैं भी अभी अपनी ही या तो कम्युनिटी के सपोर्ट से या फिर खुद के फाइनेंशियल सपोर्ट से ही इन चीज़ों को करती आ रही हूँ। किलिमंजारो के टाइम पे हो गया सपोर्ट स्पॉन्सरशिप का। एक ट्रस्ट ने और एक कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया था। ओके। तो उस टाइम हो गया शॉर्ट। लेकिन अभी एल्ब्रूज के टाइम पे मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी। ओके। तो वो मैंने घर के पैसों से ही और खुद के पैसों से ही वो मैं अपना जो पीक है वो सबमिट करके आई हूँ। तो ये एक है चैलेंज अभी, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि अभी लैक ऑफ अवेयरनेस बिकॉज ऑफ ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है क्लाइंबर्स को, क्योंकि इतने ज़्यादा तरीके में कुछ भी कैंपेन्स नहीं हो रहे हैं माउंटेनियरिंग को लेके, या फिर शॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स माउंटेनियरिंग को लेके नहीं है, तो नॉलेज भी नहीं है लोगों को, अवेयरनेस भी नहीं है। देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ फेडरेशन इन इंडिया जो माउंटेनियरिंग को पूरा कवर करती है, उसका पूरा देखभाल करती है। IMF बोलते हैं उसको, ओके। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन। तो लेकिन उसके बारे में भी लोगों को अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि नहीं है सोशल प्रेजेंस उस IMF का इतना ज़्यादा नहीं है। जो इस फील्ड में आ रहा है उनको पता चल जाता है धीरे धीरे। जैसे मुझे भी जब मैं बेसिक करके आई तब मुझे पता चला कि कोई फेडरेशन भी है माउंटेनियरिंग की। उससे पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी। तो हाँ, ये है लैक ऑफ अवेयरनेस, कह सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस से मुझे एक बात और, जैसे लोग यही कहते हैं कि पहाड़ी तो है, क्या इसमें इतना क्रेजी क्या है? हाँ, और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे ये कुछ मैंने बहुत क्वेश्चन, मैं अब तक भी सुनती हूँ, ये क्वेश्चंस मेरे सामने अब तक भी आते हैं कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन पहाड़ चढ़ के होता क्या है, आप करते क्या हो चढ़ के? तो अब इस सवाल का जवाब तो मैं प्रैक्टिकली मेरे पास भी नहीं है कि पहाड़ चढ़ के होता क्या है, क्योंकि जो खाना खा के होता है, खाना खा के सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो पहाड़ चढ़ना भी मेरे लिए एक वही चीज़ है कि पहाड़ चढ़ रहे हैं तो मेरे माइंड को वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आई चूज़ दैट फील्ड बिकॉज आई लव दैट फील्ड एंड आई एम पैशनेट अबाउट दैट फील्ड। अगर कोई और बंदा किसी और स्पोर्ट्स को चूज़ कर रहा है तो उस पर भी मे बी क्वेश्चंस आते होंगे कि क्यों कबड्डी, और उसके पास भी शायद एक प्रैक्टिकल जवाब नहीं होगा कि कबड्डी ही क्यों। उसके लिए भी वो पैशन है, उसके लिए भी वो सेटिस्फेक्शन है। तो किसी भी स्पोर्ट्स को लेके कोई एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो सकता कि ये ही क्यों या फिर इसमें क्या है। तो हाँ, मैंने भी अभी तक अपने आप को बंद रखा है, अपने मुंह को बंद रखा है कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वो एक अलग तरीके से फिर आंसर जाता है और लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। अगर आप यहाँ पे मुंह खोलेंगे तो बहुत लोग के मुंह बंद हो जाएंगे। ज़रूर खोलें अपना।
हाँ, तो मतलब मेरे लिए माउंटेनियरिंग स्पिरिचुअली, मेंटली, बहुत इमोशनली बहुत कुछ है। और मैं एक वर्ड में माउंटेनियरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि व्हाट आई फील व्हेन आई स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। सही बात। इट इज़ अ सेटिस्फेक्शन। माउंटेनियरिंग जो है एक चीज़ हमें और सिखाती है कि वो जो जर्नी आप कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीक पे पहुंचने से ज़्यादा। एग्जैक्टली। पीक पे पहुंच के क्या है, एक व्यू है, बट उसकी जर्नी में आपने जो जो चीज़ें मुकम्मल की हैं, जो जो आपने सीखा। बिल्कुल। मैंने जब अपना माउंटेनियरिंग का जो मतलब मेरा ट्रैक्स वगैरह थे, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, तो वो जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने आप को वही टेस्ट करने के लिए कुछ छोटे मोटे ट्रैक्स शुरू करे कि हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या मैं उन चैलेंजेस जो छोटे मोटे ट्रैक्स हैं, एक बहुत इनिशियल स्टेज है, उन ट्रैक्स पे मेरी बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, और क्या मैं उस रिएक्शन को लेके वापस आ रही हूँ या फिर और आगे बढ़ रही हूँ। तो हाँ, माउंटेनियरिंग जो पीक समिट है या जो क्लाइंबिंग है वो टॉप मैटर नहीं करता इतना जितना जर्नी मैटर करती है। और मैंने सीखा भी यही है माउंटेनियरिंग में कि मेरी बॉडी की कोई लिमिट नहीं है और ना ही मेरे माइंड का कोई लिमिट है। एक स्पिरिचुअली एक काइंड ऑफ लाइन आ गई है, लेकिन हाँ, हम अपनी बॉडी, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ इतने ही लिमिट तक है, या हमारा माइंड जो है सिर्फ इतने ही लिमिट तक है, लेकिन नहीं, हमारे माइंड इन्फिनाइट है। हम जितना अपने माइंड को और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं वो उतना बढ़ेगा। देयर इज़ नो लिमिट फॉर इट। तो या, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो माउंटेनियरिंग का इंडिया में क्या स्कोप है, या फिर क्या ऑप्शंस हैं लोगों के लिए? इकोसिस्टम के बारे में बताएं, ये कैसा है यहाँ? माउंटेनियरिंग मैंने जैसे मेंशन किया कि हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एक फेडरेशन भी है जो माउंटेनियरिंग को कवर करती है। एंड हाँ, अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर रहा है माउंटेनियरिंग में या एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो तेंजिंग नॉर्गे करके अवार्ड है जो दिया जाता है। तो ये सब तो हैं, लेकिन हाँ, अभी मतलब माउंटेनियरिंग जो है वो किसी भी जनरलाइज्ड एक ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं है कहीं भी, मतलब मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ। ओके। तो ओलंपिक्स में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता या फिर ऐसे। तो इस वजह से भी क्लाइंबर्स को जो है वो थोड़ा उनको चैलेंजिंग भी होता है उनके लिए, और एक थोड़ा डिमोटिवेशन भी फील होता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंबर्स हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं माउंटेन्स पे जाके वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया ओनली। बट वो उनको रिकॉग्नाइजेशन तो इतना नहीं मिल पाता, प्लस उन्होंने जो अपनी जान भी गंवाई है उसका भी लॉस। और हम अब जैसे मैं अपने अलग अलग जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसकी पीक्स पे जाके सबमिट कर रही हूँ और वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन फंड्स के प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ये पैशन है लेकिन वो परस्यू नहीं कर पाते। तो इंडिया में चीज़ें थोड़ी और बढ़ सकती हैं, थोड़ी और अच्छे से उसको अवेयरनेस हो सकती है, कैंपेन्स हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उस पर काम करना चाहे तो उस पर वो और भी तरीके से बेहतर हो सकता है, क्योंकि हिल स्टेशन पे जो लोग हैं, जैसे जो आपका हिमालयन रेंजेस में जो हमारे स्टेट्स आते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको पता है माउंटेनियरिंग क्या है, माउंटेन्स के बारे में पता है, लेकिन शहर में आके या फिर गांव में जाके तो लोगों को कुछ भी नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो वहाँ अगर किसी के दिमाग में अगर ये पॉइंट आता भी है कि माउंटेनियरिंग क्या होता है, हम भी ट्राई करें, तो उनका काफ़ियों का तो वहीं पे वो चीज़ रुक जाती होगी, क्योंकि आसपास तो कभी देखा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। करेक्ट। ओके, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको अगर आप कुछ गाइडेंस देना चाहें कि कैसे इस फील्ड में आएँ और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़। न्यू कमर्स के लिए सिर्फ मैं भी न्यू कमर ही हूँ आपसे ज़्यादा जो न्यू कमर है, न्यूएस्ट कमर है बट उनके लिए हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि नॉलेज के लिए कोर्सेज
करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है कि किसी भी पीक को करने के लिए आपको बेसिक या एडवांस कोर्स करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ एजेंसीज जो लेके जाती हैं वो पूछती ज़रूर हैं कि आपने कौन बेसिक कोर्स किया है या नहीं, एडवांस किया है या नहीं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इवन एवरेस्ट के लिए भी आप कोई भी 7000 मीटर की पीक अब मैंडेटरी कर दिया है कि 7000 मीटर की पीक करके आप एवरेस्ट परस्यू कर सकते हैं या एवरेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो न्यू कमर्स के लिए यही है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनमें जाके इनरोल करें और उनसे नॉलेज गेन करें। उससे क्या है, आपके दिमाग में कोई भी थॉट तो आ गया कि आपको माउंटेनियरिंग करना है या ये फैसिनेटिंग है, लेकिन वो सिर्फ एक फैसिनेटिंग वाली चीज़ नहीं है, वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके लाइफ के लिए भी। तो अगर वहाँ से आप उस चीज़ को देख के उस चीज़ का मज़ा ले पा रहे हैं, बॉडी को समझ पा रहे हैं, माइंड को समझ पा रहे हैं और उस कोर्स के दौरान आप इन्जॉय कर पा रहे हैं, तो फिर मे बी आप आगे माउंटेनियरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो वो आपके लिए एक इनिशियल स्टेज बन जाएगा, कोर्स करके फिर आगे आप जा सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद आप छोटे मोटे ट्रैक्स कर सकते हैं, 7 डे ट्रैक्स हो गए, विंटर ट्रैक्स हो गए, अपनी चैलेंज को बढ़ाने के लिए। तो ये एक छोटी सी मैं नसीहत दे सकती हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक बुक पर काम कर रही हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताइए। हाँ, मैं अपनी जो मेरा पहला स्टेज रहा है अफ्रीका, और उसकी पीक को क्लाइंब करने के बाद मैंने सोचा, और मेरी सिस्टर ने भी मुझे रिकमेंड किया कि आपको अपनी जर्नी के लिए बुक लिखनी चाहिए। तो मैं अपनी बुक की एक शुरुआत कर चुकी हूँ, लिख रही हूँ। तो उसका नाम है ऑन द पाथ ऑफ एशेस। ओके, ऑन द पाथ ऑफ एशेस। जी, बिकॉज इट्स अ वोल्केनिक इरप्शन और वहाँ से थोड़ा सा तो अभी ये जो आपने पीक्स क्लाइंब किए उनका एक्सपीरियंस आप उसमें बता रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ किलिमंजारो का एक्सपीरियंस। ओनली किलिमंजारो। अच्छा, वही वोल्केनिक इरप्शंस पे बेस्ड है, इसलिए उसका नाम है। हाँ, और वो मेरे लिए मेरा पहला एक अच्छा एक्सपीडिशन और एक थोड़ा बड़ा एक्सपीडिशन रहा है। तो मेरी जर्नी जो है, मेरी लाइफ जर्नी भी उसमें बताई है मैंने कि मैंने कब कैसे शुरू किया, क्या मेरा दिमाग में थॉट थे, कैसे चीज़ें आई। सोशल चैलेंजेस भी उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। प्लस अपना जो मेरा ये एक्सपीडिशन रहा है, इसको भी मैंने ब्रीफली थोड़ा उसको बताया है, ताकि जो भी लोग उसको पढ़ेंगे तो उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी अफ्रीका की पीक के बारे में कि कैसे है, क्या है, और कैसे कर सकते हैं आगे। तो एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि कहा जाता है कि जितने लोग पहाड़ चढ़ते समय नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा उतरते समय अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? हाँ, कारण इसके पीछे मैं बोल सकती हूँ कि लैक ऑफ लाइक जो ड्रेन हो जाती है ना बॉडी। हाँ, चढ़ने में आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप हाई एल्टीट्यूड पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा रुके नहीं टॉप पे, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया, वहाँ पे आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेसेस जो होती हैं वो हिट कर सकती है, एंड दैट्स वेरी डेंजरस। आपकी मतलब डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो डिसेंट के टाइम पे लोगों को मोस्टली ये माउंटेन सिकनेस ही हिट करती है, और इसी वजह से उनकी डेथ होती है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे दो एस्पेक्ट्स आते हैं माउंटेन सिकनेस में भी, एक हेस हाई और एक हेप। इट्स दोनों डिजीज़ हैं। तो एक में जो है आपके लंग्स पे पानी चला जाता है, एक में आपके माइंड में दिमाग में पानी चला जाता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, दोनों ही डिजीज़ भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, और किसी को हेस हो सकता है, किसी को हेप हो सकता है। तो मोस्टली इसी वजह से लोगों की तो रुकना नहीं है भाई, पहाड़ पे जाओ, चुपचाप वापस आ जाओ पीक पे पहुंचने के बाद। हाँ, क्योंकि अभी लोगों ने क्या है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है। पीक्स पे जाके जो है प्रपोज करना अपने पार्टनर को, पीक्स पे जाके साड़ियाँ पहन लेना,
और ये चीज़ें ऑल्दो मैं भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं भी अपने हरियाणवी कल्चर को हर पीक पे लेके जा रही हूँ। अफ्रीका की पीक पे भी मैंने अपना पूरा हरियाणवी अटायर पहना है, लेकिन उसको मैंने अपने पहने हुए क्लोथिंग के ऊपर ही डाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्लोथिंग निकाली है और फिर उसको डाला है और फिर मैं वहाँ फैशन शो कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैंने अपनी उस क्लोथिंग के ऊपर ही डाला है। ठीक है, आप अपने किसी भी कल्चर को या किसी भी चीज़ को आप वहाँ शो करना चाहते हैं, लेकिन माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, दायरे में रहकर करिए कुछ भी। दायरे में रहकर। अभी मैंने कुछ फ़ोटोज़ कहीं कहीं से जैसे सोशल मीडिया पे आ जाती हैं कि एक लेडी जो है वो साड़ी पहन के ऊपर गई हैं। साड़ी पहन के दिक्कत हुई होगी चढ़ने में काफी। अब आई डोंट नो कि वो साड़ी पहन के ही ऊपर गई हैं या ऊपर जाके साड़ी ड्रेप की है या कैसे, मैं मतलब मुझे पूरा फैक्ट नहीं पता। बट हाँ, ऐसे रिकॉर्ड्स के चक्कर में लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो इट माउंटेन्स इज पे नॉट जाके। सेफ कि आप वहाँ यस, जाकर एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट सेफ। ओके। तो इसी वजह से लोगों की मोस्ट प्रोबेबली डेथ भी होती है वापस आते टाइम, क्योंकि आपका बॉडी इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकती। करेक्ट। तो मोनिका, हमने आपके माउंटेन जर्नी के बारे में, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ जान लिया। मुझे एक सवाल आपसे करना था कि आपको अदर देन माउंटेन्स, अदर देन एडवेंचर और क्या करना पसंद है, या फिर आप क्या करती हैं खाली टाइम ये में? बताइए। मेरा बचपन से ही मतलब मैं डांस में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी। क्या बात। वाह। तो सीखा तो कहीं नहीं है मैंने, घर पे ही मतलब शॉर्ट ऑफ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, जस्ट फॉर अ इंटरेस्ट। बट हाँ, डांस में, म्यूज़िक में और बुक रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है। तो प्रेमचंद की कुछ बुक्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, गोदान, गबन, ये वाली, और थोड़ी बहुत शायरियाँ भी पढ़ लेती हूँ। तो यही शॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है। बट अब ये भी मैं हॉबीज़ नहीं कह सकती क्योंकि बहुत कम समय मिलता है अपनी जर्नी के बाद। मैं जस्ट रेस्ट मोड पे ही आती हूँ और फिर मेरा कोई दूसरा एक्सपीडिशन शुरू हो जाता है या फिर दूसरा कोर्स शुरू हो जाता है। तो मैं घर पे बहुत कम हूँ, पर हाँ, ये छोटी मोटी हॉबीज़ हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए। जब पहाड़ आप चढ़ रही हैं तो थोड़ा मतलब थोड़ा तो टाइम पास वाली भी एक्टिविटीज़ करते रहना जी, चाहिए। जी। मतलब पहाड़ से तो मुझे सबसे पहले दशरथ माँ जी याद आ जाता है, भाई पहाड़ तोड़ दिया उस आदमी ने। हाँ, वो भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हाँ, आप पहाड़ चढ़ रही हो, बंदा पहाड़ तोड़ रहा है। ये पहाड़ चढ़ना शायद मुझे ऐसा लगता है एक जेनेटिकली मेरे अंदर आया है, क्योंकि मेरी दादी जो है वो एक गांव, मतलब वो गांव से बिलोंग करती हैं, और यहीं पास सोना गांव, मतलब सोना से ही वो है। और यहाँ पे जो पहाड़ों की रेंजेस हैं, जो पहाड़ हैं छोटे मोटे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही वहाँ पे उनका आना जाना रहा है खेती को लेके, या फिर शॉर्ट ऑफ जो गाय के लिए या भैंस के लिए या जानवरों के लिए चारा आना होता था, तो वो उनके लिए डेली प्रक्रिया थी, ऊपर चढ़ना, नीचे आना। तो मेरी दादी ने, जब मैं अभी सबमिट करके आई, तो मेरी दादी ने भी मेरे को बोला कि हमने भी बहुत पहाड़ चढ़े हैं अपने ज़माने में। तो मतलब कह सकते हैं कि वो मुझे जेनेटिकली मेरे अंदर आया है कि पहाड़ एक नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ग्रैंड मदर ने वो चीज़ देखी है, वो चीज़ की है अपने डेली प्रक्रिया में। फिर मैंने अपने स्कूल टाइम्स में मैं अनंतपुर गांव है एक, फरीदाबाद बॉर्डर पे ही, तो वहाँ मेरा स्कूल होता था, और वो पूरा अरावली हिल्स में घिरा हुआ है वो जो गांव है और स्कूल है। तो वहाँ से अरावली हिल्स को देख देख के भी थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता जाता था स्कूल टाइमिंग पे। तो हाँ, इन चीज़ों से भी बहुत एक तरीके से कनेक्शंस मिले। ओके, तो मतलब जब पहली वीक आपने क्लाइंब की, उसके बाद जब घर गई तो क्या कहा घर वालों ने, कुछ रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत प्राउड फील किया लोगों ने, घर वालों ने। मेरी मदर भी बहुत इमोशनल हो गई जैसे मैं वापस आई, और मेरे ब्रदर बहुत लाइक प्राउड फील कर रहे थे उस टाइम पे। वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, ऑल्दो ऐसे ज़्यादा कुछ कवरेज वगैरह हुई नहीं, और
मुझे भी उतनी इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी और दिमाग कभी उस लेवल पे मतलब उस तरीके में गया भी नहीं, क्योंकि मैं अपने पैशन को पैशन की तरह लेके चल रही थी कि ठीक है मैंने कर लिया, मैंने अपने लिए किया है, मैंने समाज को दिखाने के लिए नहीं किया या किसी को और को दिखाने के लिए नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद में सेटिस्फाइड हो। हाँ, तो फिर वो ज़्यादा कवरेज मैंने दी नहीं या फिर चीज़ें ज़्यादा इतना पॉपुलराइज नहीं हुई और की भी नहीं। बट अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक तो अपने समाज के आसपास जो मतलब मेरे समाज के आसपास जो लोग हैं या मेरे आसपास इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनको ये नॉलेज जाना ज़रूरी है कि मैं क्या कर रही हूँ और ये फील्ड क्या है, एडवेंचर फील्ड क्या है। अगर कोई मेरे बाद भी कोई बच्चा मेरे घर से शुरू होगा या फिर मेरे आसपास से शुरू होगा तो उसे भी दोबारा ये चीज़ समझाने की इतनी ज़रूरत ना पड़े जी। तो फिर मेरे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो कि मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करोगे, आप मार्केट में अपने आप को लाओगे नहीं, तो आप लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे ही नहीं। आपका बोलना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी जर्नी को नहीं बताएंगे तो और लोग जो शायद सोच रहे हैं या दबा के बैठे हैं उस ख्वाब को, जी, तो वो हमेशा दबा रह जाएगा अगर उधर नहीं पहुंचा। बिल्कुल। तो बस यही था मेरा मोटिव कि इस बार थोड़ा सा पब्लिश किया जाए चीज़ों को। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इन द एंड हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं इतना कुछ अभी किया नहीं है अचीव, बट हाँ मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगी कि वो किसी भी फील्ड में है या किसी भी स्पोर्ट्स में है या कुछ भी पैशन परस्यू कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, सोसाइटी हमेशा से जवाब मांगती है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों चुना है, या फिर ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं तो वही सोसाइटी के लोग उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि क्यों यही करना है या फिर क्यों हम आपकी चॉइस पे जाएं, क्योंकि उनके पास भी जवाब नहीं होते। क्योंकि उन्हें भी पता है हर एक फील्ड में, हर एक स्पोर्ट्स में जाने के लिए स्ट्रगल लगता है और मेहनत लगती है और एक माइंडसेट सेटअप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो जब तक इंसान के अंदर वो विल पावर नहीं है, वो एक माइंड सेटअप नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उन्होंने बनाई नहीं हुई है, तो वो सोसाइटी को भी जवाब नहीं दे पाते कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अपने पैशन को जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं करें। और फैमिली जो है वो समहाउ एक पॉइंट पे आके आपको सपोर्ट करने ही लगती हैं, क्योंकि इसीलिए वो फैमिली होती हैं कि समहाउ आपको समझना शुरू कर देती है फैमिली। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज है कि कीप गोइंग, कीप डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी स्पोर्ट्स में है या जिस भी प्रोफेशन में है, एंड डू नॉट लूज़ होप फॉर एनीथिंग। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्यारे से इंटरव्यू सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। पर आई विश कि आपके जो भी आगे आपके गोल्स हैं वो आप पूरा करें उन्हें, और अब फिर वापस आएँ रेडियो बूज़ में और उसकी जर्नी को आप अपनी किताबों में भी बताएं और हमारे लिसनर्स को भी बताएं। जी ज़रूर। अब अगला इंटरव्यू शायद एवरेस्ट करने के बाद ही दूंगी और हम एवरेस्ट करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लेंगे। जी, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक इंटरव्यू देखा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कमेंट कर दीजिए। रेडियो बूज़ का ऑफिशियल इंस्टा हैंडल ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय। मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर, मुझे गर्व है तिरंगे पर, मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर।